हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लास में हम ब्लड क्या है, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड उनके जो मेन फंक्शन है उसके बारे में हम पढ़े थे। हम लोगों को तो ये तो पता ही है, ब्लड एक रेड कलर का स्लाइटली स्टिकी एंड स्लाइटली थिक लिक्विड इन नेचर होता है। ब्लड के इस नेचर के लिए ब्लड के अंदर जो कॉम्पोनेंट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम लोगों को कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So now let's start today's class. Composition of blood. Whole blood has two components. हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड है वो दो चीज़ से बना हुआ होता है। एक तो है ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का सेल्स और सेल्स फ्रैगमेंट सस्पेंडेड रहता है, उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। वो येलोइश इन कलर होता है एंड इस ब्लड प्लाज्मा को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। क्योंकि ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये इस सेल के बाहर का फ्लूइड है, इसलिए ब्लड प्लाज्मा को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का वो है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड नाम से ही पता चलता है, फॉर्म्ड मतलब जिसका एक पार्टिकुलर शेप और ये भी बोल सकते हैं जिसका एक पार्टिकुलर आकार है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स और सेल्स फ्रैगमेंट सस्पेंडेड रहता है उसका एक पार्टिकुलर शेप भी है। इसलिए ये जो सेल्स और सेल्स फ्रैगमेंट है इन दोनों को एक साथ फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ भी सकता है कि ब्लड के अंदर ये जो कंपोनेंट है ये हम कैसे देख पाएंगे। हाउ कैन वी सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। इसके लिए हमको एक लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा जिसके अंदर ये दो इंस्ट्रूमेंट होगा, एक तो सेंट्रीफ्यूज एंड सेकंड ये माइक्रोस्कोप होगा। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोगों को सिरिंज से ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा। देन इस ब्लड को एक ट्यूब में डाल के उसके जो माउथ को अच्छे से टाइट करके सील करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड एयर के कांटेक्ट में थोड़ी देर रहने के बाद जम जाता है। इसलिए इस ट्यूब के जो माउथ है उसको अच्छे से टाइट करके बंद करना पड़ेगा। देन इस ट्यूब को इस मशीन के अंदर रखना पड़ेगा। इस मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसके अंदर ये जो डिस्क है इसको बोलते हैं रोटर। रोटर के साइड में बहुत सारे होल होता है, उस होल में इस ट्यूब को रखना पड़ेगा एंड ट्यूब को रखने के बाद इस ढक्कन को लगाना पड़ता है। देन इस मशीन को ऑन करना पड़ता है। ऑन करते ही ये जो रोटर है एक घूमेगा एक पार्टिकुलर स्पीड में। ये जो स्पीड होता है इसको बोलते हैं आरपीएम, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब एक मिनट में ये रोटर कितने बार घूमेगा। जैसे कि स्पीड होता है 5000 आरपीएम, 10,000 आरपीएम। 5000 आरपीएम मतलब एक मिनट में ये रोटर 5000 बार घूमेगा। 10,000 आरपीएम मतलब एक मिनट में ये रोटर 10,000 बार घूमेगा। जब हम इस ट्यूब को इस रोटर के अंदर रख के ढक्कन को लगा देंगे, देन मान लो हम 5000 आरपीएम फॉर 5 मिनट इसको इस मशीन में सेट करके ऑन कर देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स जब अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तब हमारे जो ब्लड होगा वो ऐसे 3 लेयर में आ जाएगा। फर्स्ट लेयर येलोइश कलर का होगा एंड जो सेकेंड लेयर होगा वो व्हाइट इन कलर का होगा एंड जो थर्ड और जो लास्ट लेयर होगा वो डीप रेड इन कलर होगा। हम जब स्कूल में थे तब ये तो एक्सपेरिमेंट सभी ने कर चुके होगा शायद, कि एक बीकर में थोड़ा पानी लेके उस पानी के अंदर थोड़ा सा मड लेके घोल देते थे एंड उसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते थे। आफ्टर 2 to 3 आवर्स क्या होगा कि जो मड के जो सबसे बड़ा पार्टिकल होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, उससे थोड़ा कम वेट वाला जो पार्टिकल है वो उससे ऊपर आके बैठ जाएगा। ऐसे करके डिफरेंट जो मड पार्टिकल है वो सेपरेट लेयर फॉर्म करके सबसे ऊपर क्लियर पानी आ जाता है। इस सिंपल प्रोसेस को इस सेंट्रीफ्यूज में करा जाता है, क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतने टाइम में ब्लड जम जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। एंड आफ्टर सेंट्रीफ्यूज जो ज़्यादा वेट वाला पार्टिकल है वो सबसे नीचे आता है, उससे थोड़ा कम वेट वाला पार्टिकल उससे ऊपर आएगा एंड सबसे जो लाइट वेट वाला पार्टिकल है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। आफ्टर सेंट्रीफ्यूज जब ब्लड का 3 लेयर फॉर्म हो जाएगा, 3 लेयर फॉर्म होने के बाद जब हम हर एक लेयर से थोड़ा थोड़ा सैंपल स्लाइड में लेके जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हम देखेंगे कि सबसे ऊपर लेयर का जो सैंपल होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होगा, सॉल्ट होगा, मिनरल्स होगा, वाटर होगा।
बट इस लेयर में कोई सेल्स और सेल्स फ्रैगमेंट नहीं होगा। इस लेयर को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। जो सेकेंड लेयर है व्हाइटिश कलर का जो लेयर है उसमें व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होगा। एंड जो सबसे नीचे जो डीप रेड वाला जो लेयर है उसमें से जो हम सैंपल लेंगे उस सैंपल में सिर्फ रेड ब्लड सेल ही होंगे। इस इजी प्रोसेस से हम ब्लड के हर एक कंपोनेंट को इजीली देख पाएंगे। बफी कोट, जब हम ब्लड को एक ट्यूब में रख के सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है वो 3 लेयर में आ जाते हैं। सबसे ऊपर जो येलोइश कलर का एक लेयर आता है, देन जो मिडिल में एक व्हाइटिश कलर का एक लेयर आता है, एंड सबसे नीचे एक डीप रेड कलर का एक लेयर आता है। ये जो मिडिल में जो व्हाइटिश कलर का लेयर होता है इसको हम बफी कोट बोलते हैं। जब इससे सैंपल लेके हम देखेंगे तब हम देख पाएंगे कि इसके अंदर सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होगा। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द ब्लड सैंपल ए व्हाइटिश कलर बैंड अराइज इन मिडिल ऑफ द ट्यूब। तो जो ट्यूब है उसके मिडिल में व्हाइटिश कलर का बैंड अराइज होगा, विच कंटेन बोथ व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, जिसमें सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स होगा। इसको हम बफी कोट इसको इस लेयर को ही हम बफी कोट बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है वो कितने परसेंटेज में होता है वो अभी हम देखेंगे। जब हम ब्लड सैंपल को लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो 3 लेयर में ट्यूब के अंदर आ जाता है। सबसे ऊपर जो लेयर आएगा येलोइश कलर का वो होगा ब्लड प्लाज्मा, एंड उसके नीचे जो व्हाइट कलर का एंड रेड कलर का जो लेयर आएगा उसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है ब्लड प्लाज्मा, वो 55% तक होता है। मतलब एक 100 ml ब्लड में 55 ml ब्लड प्लाज्मा होगा और बाकी 45% फॉर्म एलिमेंट होगा। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड सेल्स फ्रैगमेंट आता है। इस 45% फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो सेल्स होगा वो होता है रेड ब्लड सेल, जो 99% होता है। मतलब जब हम एक 100 ml ब्लड को लेके सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब 55 ml उसमें ब्लड प्लाज्मा मिलेगा एंड 45 ml फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। एंड इस 45 ml फॉर्म्ड एलिमेंट का जो 99% मतलब 44.55 ml रेड ब्लड सेल मिलेगा और ओनली 0.45 ml मिलेगा व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, जो ओनली 1% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट का। ब्लड प्लाज्मा, जब हम ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट को सेपरेट कर देंगे तो येलोइश कलर का जो लिक्विड बच जाएगा उसको ही हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, जो ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। When the formed element are removed from blood, a straw color liquid called blood plasma or simply plasma is left. अभी तक तो हम ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब ब्लड कौन सी कंपोनेंट से बना हुआ है उसके बारे में पढ़ रहा था। अभी ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन सी कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 91.5% होता है वाटर एंड 8.5% होता है सॉल्यूट्स। ब्लड प्लाज्मा एक सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर वाटर एक सॉल्वेंट के जैसा काम करता है और डिफरेंट सॉल्यूट्स उसमें घुला हुआ होता है। इस 8.5% सॉल्यूट में 7% ही प्रोटीन होता है एंड बाकी 1.5% अदर सॉल्यूट होगा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3 मेन प्रोटीन होता है, एक होगा एल्बुमिन, देन ग्लोब्यूलिन एंड देन फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन प्रोटीन हम लोग जो अंडा खाता है, अंडे के जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसमें ये एल्बुमिन प्रोटीन होता है। ये एल्बुमिन प्रोटीन ये अंडे शेप का 3 छोटा सब यूनिट से बना हुआ होता है एंड ब्लड प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। देन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मेनली 3 टाइप्स का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। यहाँ पे जो फिगर है वो गामा ग्लोब्यूलिन का है जो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए एक गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। एंड जो थर्ड प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। हमारे शरीर में जब कोई काट आ जाता है तब उस काट से ऐसा तो नहीं कि पूरा शरीर का ब्लड निकल जाता है, थोड़ा सा अमाउंट ब्लड निकलने के बाद उधर ब्लड का एक कवरिंग आ जाता है एंड देन उधर से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये फाइब्रिन का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता है। देन जो ब्लड का जो सेल्स है
वो इस नेट में आके अटक जाता है एंड धीरे धीरे वहाँ पे जम के वो इस गांठ को सील कर देता है एंड उधर से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम इस फाइब्रिनोजन के जो फंक्शन है उसके बारे में हम समझेंगे। जब हम लोग कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तब फर्स्ट में हम उसका साइड वॉल बना देते हैं, देन सबसे लास्ट हम उसके रूफ बनाते हैं। जब हम रूफ बनाते हैं तब फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक जो लोहे का रॉड का एक नेटवर्क हम बनाते हैं एंड देन इस नेटवर्क के ऊपर जो पत्थर और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो इस नेटवर्क के ऊपर हम डाल देते हैं और धीरे धीरे वो टोटल जो स्ट्रक्चर है वो जम के एक रूप तैयार हो जाता है। सिमिलरली हमारे शरीर में जब कोई काट आ जाता है तब उस काट से ज़्यादा ब्लड ना निकल पाए इसलिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन का एक नेटवर्क इस कटिंग के ऊपर बना देते हैं एंड इस फाइब्रिन का इस नेट में ब्लड का जो सेल है वो आके फंस जाता है। यहाँ पे ब्लड सेल एक पत्थर के जैसा काम करेगा और जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा जो ब्लड में होगा, जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब हम अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये सीमेंट जैसा काम करता है, वो जो उसको जमा देता है। ऐसे करके यहाँ पे एक ब्लड का एक क्लॉट बन के एक कटिंग को सील कर देता है एंड एक्सेसिव ब्लड नहीं निकल पाता है। ऐसे करके फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के टाइम एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 1.5% जो अदर सॉल्यूट होता है उसमें आता है डिफाइंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम एक्सेट्रा। जब हम कोई काम करता है तब पसीने से हमारे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाता है, तब हमारे शरीर का जो एनर्जी है वो फॉल हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, शरबत के साथ थोड़ा नमक घोल के पी लेते हैं। नमक में क्या होता है, नमक में होता है सोडियम एंड क्लोराइड। और हम ORS भी पीते हैं, ORS में ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जब हम इसको पीते हैं तब हम बॉडी में अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो जाता है और हमारे बॉडी फिर से एनर्जेटिक हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स, हम लोग जब खाना खाते हैं हमारे खाना में होता है चावल, रोटी, देन सब्जी भी होता है, देन मछली और चिकन भी होता है एंड डिफरेंट टाइप्स का ऑयल भी हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इस खाना से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि चावल रोटी से हमको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो वेजिटेबल्स है उसमें मिलते हैं हमको विटामिन एंड मिनरल्स, जो चिकन और फिश है उससे मिलते हैं हम लोग को प्रोटीन एंड जो ऑयल्स है उससे हमको फैट मिलते हैं, जो फर्दर टूट के फैटी एसिड बन जाता है और जो प्रोटीन है वो फर्दर टूट के अमाइनो एसिड बन जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड ये सभी ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है। डिफरेंट गैसेस लाइक O2, CO2, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में हर एक सेल में पहुंच जाता है एंड हर एक सेल में रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 जनरेट होता है वो ब्लड के थ्रू ही शरीर के बाहर आता है। इसलिए ब्लड प्लाज्मा के अंदर CO2, O2 और थोड़ी अमाउंट में नाइट्रोजन भी होता है। डिफरेंट रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन भी होता है ब्लड प्लाज्मा में। एंजाइम हमारे शरीर में जो डिफरेंट रिएक्शन होता है उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और जो हार्मोन है वो भी रेगुलेटरी फंक्शन करता है, जैसे कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे ग्रोथ का रेगुलेट करता है। ये सभी ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है। एंड डिफरेंट वेस्ट मटेरियल, हमारे शरीर के हर एक कोष में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के बाद कुछ वेस्ट जनरेट होता है जो ब्लड के थ्रू किडनी में आता है और वहाँ पे ब्लड छानने के बाद ये सभी वेस्ट मटेरियल ब्लड से सेपरेट हो जाता है एंड हमारे जो यूरिन से ये बाहर आ जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये वेस्ट मटेरियल भी होता है। व्हेन द प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कहाँ बनता है, ज़्यादातर प्रोटीन लीवर में सिंथेसिस होता है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। लीवर का जो सेल है उसको हेपाटोसाइट बोलते हैं। ये हेपाटोसाइट के अंदर ही ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं। और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जैसा कि गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जिसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये लीवर से नहीं बनते हैं, ये ब्लड सेल से बनते हैं। हमारे जो ब्लड के अंदर बी सेल है और जो बी लिम्फोसाइट सेल है उससे गामा ग्लोब्यूलिन बनते हैं। हेपाटोसाइट्स
और liver cells synthesize most of the plasma protein, which includes albumin, globulins, and fibrinogens. Certain blood cells develop into cells that produce gamma globulins, an important type of globulin, जो हम अभी बताया है। नाउ हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें दो सॉल्यूशन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है, एंड इस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है वो कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इस फिगर में आप देख पाएंगे दो कंटेनर है, एंड ये दो कंटेनर एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है, एंड ट्यूब के जो मिडिल में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है। ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन है ये सिर्फ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको पास होने को देता है। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो पास हो सकता है, बट जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो पास नहीं हो सकता। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ पे पास नहीं हो पा रहा है, बट जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो पानी का मॉलिक्यूल है वो इजीली पास हो जा रहा है। इस फिगर में हम देख पा रहा है कि दोनों कंटेनर में एक ही अमाउंट पानी है। मान लो इस कंटेनर में 1 लीटर पानी है एंड इस कंटेनर में भी 1 लीटर पानी है, बट इस कंटेनर में 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी घुला हुआ है, एंड इस कंटेनर में 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी घुला हुआ है। क्योंकि इस कंटेनर में जो सॉल्यूट मतलब जो चीनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, एंड इस कंटेनर में चीनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। इसलिए जो सॉल्वेंट मतलब जो वाटर है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इधर से इधर मूव होगा। इस फिगर में देखिए इधर से इधर पानी मूव हो रहा है, एंड इसलिए पानी का लेवल इधर बढ़ गया है एंड इधर पानी का लेवल घट गया है। इस प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इन बोथ कंटेनर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे भी सेम ही इमेज है बट थोड़ा सा अलग है। तो इन दोनों कंटेनर में 1 लीटर पानी है। मान लो इस कंटेनर में 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी घुला हुआ है, एंड इस कंटेनर में 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी घुला हुआ है। क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इधर से इधर मूव करेगा। जब पानी इधर से इधर मूव होगा तब क्या होगा, इधर पानी का लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए जो पिस्टन है ये पिस्टन भी धीरे धीरे ऊपर उठेगा। बट इस फिगर में देखो जो ये जो पिस्टन है इस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट भी डाला हुआ है। इस वेट की वजह से ऊपर से एक प्रेशर पानी के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि इधर जो सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इधर ज़्यादा है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इधर से इधर मूव होना चाहेगा। क्योंकि इधर वेट डाला हुआ है इसलिए इधर से इधर पानी नहीं आ पाएगा। क्योंकि इधर से इधर पानी आने के लिए ये पिस्टन के ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि इस पिस्टन के ऊपर थोड़ा बहुत वेट डाला हुआ है इसलिए ये पिस्टन ऊपर नहीं आ पाएगा। सो इस कारण से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है तो इधर से इधर मूव नहीं हो पाएगा। इस वेट डालने के बाद जो एक ऊपर से एक प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर के लिए क्योंकि ये ऑस्मोसिस बंद हो रहा है, इस प्रेशर को ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक डेफिनेशन है जो मिनिमम प्रेशर डालने के बाद में ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस के बारे में, वो हम व्हाइट बोर्ड से देखेंगे। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि दो सॉल्यूशन होगा, एंड ये दो सॉल्यूशन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मान लो इधर इन दोनों कंटेनर में 1 लीटर पानी है, और ये भी पकड़ लो कि 1 लीटर पानी में 10 वाटर का मॉलिक्यूल है। इधर भी 10 वाटर मॉलिक्यूल होगा। ये है वाटर मॉलिक्यूल, और इस 1 लीटर वाटर में 500 ग्राम चीनी घुला हुआ है। मान लो इस 500 ग्राम चीनी में 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्योंकि चीनी में तो ग्लूकोज ही है ना,
जब ये चीनी इस पानी के साथ घुल जाता है तब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये इस वाटर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे ही इधर जो 250 ग्राम चीनी घुला हुआ है, ये 250 ग्राम चीनी में मान लो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। सो ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा। इधर 5 वाटर मॉलिक्यूल फ्री है और इधर 7 वाटर मॉलिक्यूल फ्री है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है ये मूव करता है। ऐसा नहीं कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड है वो मूव करेगा, वो मूव नहीं करेगा। जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि इधर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और क्योंकि इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल की नंबर ज़्यादा है और इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कम है, इसलिए इधर से फ्री वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा तब तक जब बोथ साइड में जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन एक ही हो जाएगा। आई होप सभी को ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। देन कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्लड एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। कॉलॉइड मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जो सॉल्वेंट पे होता है बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, वो फ्री होता है। जैसा कि जो शुगर है वो सॉल्वेंट जब सॉल्वेंट के साथ वो मिक्स होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ शुगर का मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, बट एक कॉलॉइड मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं। ना हम समझते हैं कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इन फिगर में हम देख पाते हैं कि इन दोनों कंटेनर में एक ही अमाउंट का पानी है। मान लो इस कंटेनर में 1 लीटर पानी है एंड इस कंटेनर में भी 1 लीटर पानी है, बट इस कंटेनर में 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी घुला हुआ है एंड इस कंटेनर में 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी घुला हुआ है। उसके साथ इस कंटेनर में कुछ कॉलॉइड पार्टिकल भी है, क्योंकि इधर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है इधर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इधर से इधर मूव होना चाहेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉलॉइड मॉलिक्यूल है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम सभी देख चुके हैं कि एक छोटा छोटा बीड्स मिलते हैं, जब हम उसको पानी में डालते हैं वो पानी को सोख के वो फूल जाता है। सेम तरीके से कॉलॉइड पार्टिकल फंक्शन करता है। जब एक पार्टिकल इस सॉल्यूशन में होगा तो सॉल्यूशन से पानी खींच लेगा एंड ये फूल जाएगा। इस फिगर में देखो, इधर जो कॉलॉइड पार्टिकल है ये पानी को सोख करके फूल गया। अब क्या होता है कि इधर पानी 1 लीटर था, बट ये जो कॉलॉइड पार्टिकल है पानी को सोख कर लिया, इसलिए इधर पानी 1 लीटर से ½ लीटर हो गया। एज ए रिजल्ट अभी ½ लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी है और इधर 1 लीटर पानी में 500 ग्राम शुगर है। तो देखो दोनों तरफ में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इधर 1 लीटर पानी में 500 ग्राम शुगर है और इधर ½ लीटर पानी में 250 ग्राम शुगर है। बोथ साइड शुगर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और हम लोगों को बताया कि ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के तरफ मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइड सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव नहीं होगा, इसलिए ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, उधर एक आर्टिफिशियल प्रेशर दिया जाता है जिस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस नहीं हो पा रहा है। बट कॉलॉइड ऑस्मोसिस प्रेशर में क्या होता है, यहाँ पे जो कॉलॉइड मॉलिक्यूल होता है उसके प्रेशर में वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोसिस ना होने के लिए, क्योंकि ये कॉलॉइड मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इस प्रेशर को कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये लार्ज मॉलिक्यूल के द्वारा बनता है बाय होल्डिंग वाटर को होल्ड कर लेता है। इट इज़ नॉर्मली क्रिएटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन। हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो ये कॉलॉइड मॉलिक्यूल के जैसा फंक्शन करता है एंड हमारे ब्लड का जो कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर उसको ये रेगुलेट करता है। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चार्ट में ब्लड प्लाज्मा के हर एक कंपोनेंट है एंड उसके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस टेबल को पढ़ने के बाद हमको तो ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन भी पता चलेगा और इसके साथ जो ब्लड प्लाज्मा का जो हर एक कंपोनेंट है उसका जो इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में हमको पता चल जाएगा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है पानी, जो 91.5% होता है। ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो
ये जो वाटर है वो प्रोवाइड करता है। वाटर सॉल्वेंट के जैसा काम करता है, जिस डिफरेंट ये जो कंपाउंड है वो इस वाटर में ही तो घुला हुआ होता है ना, इसलिए ब्लड एक सॉल्वेंट के जैसा काम करता है। और ये हीट एब्जॉर्बेंट के जैसा ही काम करता है। जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा था कि ब्लड हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर कहाँ पे है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही है ना। तो ये वाटर हमारे शरीर का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी काम करता है। सेकेंड है प्लाज्मा प्रोटीन। ये मोस्टली प्रोड्यूस होता है लिवर में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी हम पढ़ा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ये प्लाज्मा प्रोटीन ही होता है जो कॉलॉइड ऑस्मोसिस प्रेशर को मेंटेन करता है ब्लड में। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, फैटी एसिड, कैल्शियम, हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच। हार्मोन और फैटी एसिड, कैल्शियम, डिफाइंड न्यूट्रिएंट वगैरह को ट्रांसपोर्ट में काम करता है और हमारे ब्लड का जो पीएच को मेंटेन करता है। डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। फर्स्ट है एल्बुमिन, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमेरस प्लाज्मा प्रोटीन। ये स्मॉलेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा ब्लड में मिलता है। ये हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है ब्लड का। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस ब्लड कैपिलरी वॉल। ब्लड के जो कैपिलरी वॉल के थ्रू जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है वो उसमें एल्बुमिन प्रोटीन का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन मेनली 3 टाइप का होता है। एक है अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन के अंदर आता है हेप्टोग्लोब्यूलिन। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन रिलीज बाय डेड आरबीसी। जनरली आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद ये मर जाता है। ऐसा नहीं कि आरबीसी मर जाने के बाद इसको फिर से बॉडी से निकाल दिया जाता है। इस डेड आरबीसी को रिसाइकल करा जाता है हमारे शरीर में। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो जब रिसाइकल होता है तो डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग हो जाता है। इसमें अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो भी अलग हो जाता है आरबीसी से। ये जो हेप्टोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड इस हीमोग्लोबिन को फिर से नया आरबीसी में डाल के आरबीसी सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेरुलोप्लाज्मिन ये कॉपर ट्रांसपोर्ट करता है। एंड प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सेकेंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है बीटा ग्लोब्यूलिन। बीटा ग्लोब्यूलिन में आता है ट्रांसफेरिन जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ये क्या करता है, एड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन शरीर के अंदर आता है तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये इसको डिस्ट्रॉय करने में काम करते हैं। थर्ड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है गामा ग्लोब्यूलिन। इसको हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं और इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कॉम्बैट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ये लार्ज प्रोटीन है एंड ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अदर सोल्यूट जो 1.5% ही होता है, जैसे वो कैटाइन भी हो सकता है जैसा कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है जैसे कि क्लोराइड, HPO4 एंड HCO3 एक्सेट्रा। हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्ले एसेंशियल रोल इन सेल फंक्शन। ये सेल का जो एसेंशियल फंक्शन होता है उसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। ये सारा इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या करता है, रेस्पिरेशन में काम करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड का पीएच को मेंटेन करता है। एंड नाइट्रोजन का अभी तक कोई फंक्शन अभी तक नहीं पता चला। रेगुलेटरी सब्सटेंस, ब्लड के अंदर डिफरेंट रेगुलेटरी सब्सटेंस होता है लाइक एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन। एंजाइम तो डिफरेंट रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन जैसा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे शरीर का ग्रोथ को रेगुलेट करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है उसके ब्लड के अंदर होता है एंड किडनी के थ्रू वो हमारे शरीर के निकल जाता है। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट, हमको तो पता है कि जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ब्लड का जो कंपोनेंट है वो 3 लेयर में आ जाता है। ऊपर के लेयर में होता है ब्लड प्लाज्मा। जब हम इस ब्लड प्लाज्मा को रिमूव कर देंगे तो ब्लड के अंदर जो सेल्स और सेल्स फ्रेगमेंट पड़ा होगा उसको ही फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। फॉर्म मतलब जिसका एक पार्टिकुलर शेप और एक पार्टिकुलर आकार है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 3 टाइप्स का है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये जो रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल है इसको बोलते हैं होल सेल। होल सेल मतलब एक पूरा सेल है। बट ये जो प्लेटलेट्स है ये सेल फ्रैगमेंट्स है। सेल फ्रैगमेंट मतलब सेल का छोटा छोटा टुकड़ा। इस फिगर में
हम देख सकते हैं कि जो मेगा ब्लास्ट है इससे बनता है मेगा कैरियोसाइट। ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये क्या होता है, ये टूट जाता है। ये मेगा कैरियोसाइट से हर एक टुकड़े से ये प्लेटलेट्स बनते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स को सेल फ्रैगमेंट बोलते हैं। ये एक सेल नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल दो टाइप्स का होता है, एक ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट एंड एक ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट में आता है न्यूट्रियोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। हम देख सकते हैं कि हर एक सेल में डॉटेड ग्रैन्यूल्स है, इधर भी है, इधर भी है एंड इधर भी है। इस डॉटेड ग्रैन्यूल्स के लिए इन सभी सेल को ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और जो एग्रैनुलर ल्यूकोसाइट है, जैसा कि टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल एंड मोनोसाइट, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होता है, इसलिए इस सेल को एग्रैनुलर ल्यूकोसाइट बोलता है। जो प्रीवियस स्लाइड में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था वही रिटिन फॉर्मेट में है। द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड इंक्लूड्स थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सेकंड है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर होल सेल, एक पूरा सेल है, एंड प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट। क्यों है हम फिगर के थ्रू बता चुके हैं। फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल, सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को दो टाइप है, एक है ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट क्योंकि कॉन्टेन कॉन्स्पिशियस ग्रैन्यूल दैट आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग। जब हम इन न्यूट्रियोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल को स्टेन करके लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब देख पाएंगे छोटा छोटा ग्रैन्यूल उसके अंदर होता है, इसलिए इसको ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और सेकंड है एग्रैनुलर ल्यूकोसाइट, नो ग्रैन्यूल्स आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग। टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल एंड मोनोसाइट को जब हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब इसके अंदर कोई ग्रैन्यूल नहीं मिलता है, इसलिए इसको एग्रैनुलर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। एंड थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट है प्लेटलेट्स। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज टॉपिक। I hope you all understand the today's class. If you understand this class, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.